Here we start the sixth chapter of science of seventh class, adolescence, a stage of growth and change. इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि कुछ लड़के और लड़कियां हैं और वो एक जैसी उम्र के हैं जो खेल रहे हैं। तो ये जो स्टेज है जो 12 इयर्स के आगे जो शुरू होती है, इसे हम एडोलसेंट पीरियड कहते हैं। तो एडोलसेंस जो है ग्रोथ और चेंज का एक इम्पोर्टेंट स्टेज होता है हमारी लाइफ में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे एक पौधे यानी प्लांट की लाइफ के एक सीड यानी बीज के जर्मिनेशन से शुरू होती है। जो प्लांट की लाइफ है वो सीड की जर्मिनेशन से शुरू होती है। जब बीज को सही अमाउंट में फूड और वाटर और सनलाइट मिलती है तब वो धीरे धीरे एक छोटा सैपलिंग बन जाता है, यानी एक छोटा पौधा बन जाता है और फिर एक यंग प्लांट में डेवलप हो जाता है। इस ग्रोथ के दौरान प्लांट में कई चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, नए लीव्स का डेवलप होना, उसमें फ्लावर्स और फ्रूट भी बनते हैं और फिर नए सीड्स भी बनते हैं। ये नए सीड्स फ्यूचर में एक नए प्लांट बना सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट जर्मिनेशन के तुरंत बाद सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पहले उसे ग्रो करके मैच्योर होना पड़ता है। पहले वो बढ़ता है और मैच्योर होता है। मैच्योरिटी के बाद प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, यानी पॉलिनेशन के माध्यम से वो रिप्रोडक्शन करता है। तो इसी तरह ह्यूमन में भी लाइफ में अलग अलग स्टेज आती हैं, जैसे इन्फेंसी, जिसे हम हिंदी में शिशु अवस्था कहते हैं, चाइल्डहुड बचपन, एडोलसेंस जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, इसे टीनेज ईयर्स भी कहते हैं। तो 13 से शुरू हो जाती है, 13 साल से शुरू हो जाती है। एडल्टहुड जिसे हम हिंदी में वयस्क अवस्था कहते हैं, ओल्ड एज जो वृद्ध अवस्था होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग तरीके की स्टेज ह्यूमन लाइफ में देखने को मिलती हैं। हर पर्सन अपनी स्पीड से ग्रो करता है। किसी की ग्रोथ जल्दी होती है तो किसी की थोड़ी लेट होती है। ये कम्प्लीटली नॉर्मल होती है। ग्रोथ और एडोलसेंस ये क्या है? इन्फेंसी से यानी शिशु अवस्था से लेकर एडल्टहुड तक, वयस्क अवस्था तक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं। 10 से 12 ईयर्स की एज तक बॉडी में मेनली हाइट और वेट से संबंधित रिलेटेड चेंज होते हैं। यानी इस एज में 10 और 12 की एज में हाइट और वेट में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद एडोलसेंस की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जो जनरली 10 टू 19 ईयर्स के बीच में होती है। यानी 10 से लेके 19 साल के बीच की जो पीरियड होता है वो एडोलसेंस पीरियड होता है। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बॉडी बहुत फास्ट ग्रो करती है और डेवलप भी दिखाती है, यानी शरीर में काफ़ी विकास होता है, वेट में, हाइट में और भी कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। बॉडी एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर होती है। फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंज आते हैं। फिजिकली में हाइट वगैरह आएंगे और इमोशनल मतलब मेंटली भी, और बिहेवियरल यानी स्वभाव भी बहुत बदलता है। कुछ चेंज बाहर से दिखते हैं और कुछ बॉडी के अंदर होते हैं। इस स्टेज में हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। टीनेजर्स कभी कभी मूड स्विंग्स भी फील करते हैं। कभी बहुत हैप्पी फील करते हैं, कभी वो अपसेट या इरिटेटेड हो जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन भी फील करते हैं। ये सभी एडोलसेंस के नॉर्मल पार्ट हैं। यानी एडोलसेंस पीरियड में इस तरीके की जो कंडीशन देखने को मिलती हैं बॉडी में और मेंटली भी। यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि ग्रोइंग ऑफ एज द टीनेज ईयर्स। समर सीजन में वेंकटेश है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट के वहाँ विजिट करता है, वो जाता है। वहाँ पर उसको एक 12 साल की अब कज़न मिलती है, देवयानी, उसके पास आती है और वो आपस में ग्रीट करते हैं।
एक दूसरे से। तो वेंकटेश, वो उसकी जो कज़न है वो पूछती है कि वेंकटेश यू हैव ए थिन माउस्टेच नाउ, कि आपके तो मूछें भी निकली हुई हैं और आपकी तो आवाज़ भी काफ़ी चेंज हुई है। तो वेंकटेश कहते हैं यू हैव बिकम सो टॉल, आप भी तो लंबी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये होने वाले चेंजेस की आपस में बात कर रहे हैं, टीनेज ईयर्स में जो चेंज होते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। ह्यूमन और दूसरे लिविंग बींग्स जन्म के तुरंत बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, पहले उन्हें ग्रो करना पड़ता है, ग्रो होकर के मैच्योर होना पड़ता है। कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जिनसे कि यंग वंस निकलते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं अंडों से। कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। दोनों केस में यंग वंस धीरे धीरे ग्रो करके एडल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों को मैच्योर होने में टाइम लगता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है। एडोलसेंस ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, जिसमें बॉडी एडल्टहुड के लिए यानी वयस्क अवस्था के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है, और बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंज इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। इंक्रीज इन हाइट, तो इसमें जो मेन जो चेंजेज है, इंक्रीज इन हाइट। बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी कंटिन्यूसली ग्रो करती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक गर्ल है जो अपनी मदर से कंपैरिजन करती है हाइट की। इस ग्रोथ में हाइट का इंक्रीज भी इंक्लूडेड होता है, यानी एडोलसेंस पीरियड में जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एडोलसेंस के दौरान हाइट फास्ट बढ़ने लगती है, इसी वजह से टीनेजर्स अचानक से टॉलर दिखने लगते हैं। इस तेज़ी से बढ़ी हुई हाइट यानी रैपिड इंक्रीज को ग्रोथ स्पर्ट भी कहा जाता है, यानी इस पीरियड में ही ग्रोथ जो है देखने को मिलती है, इसलिए इसको ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है, जो बहुत तेज़ी से हाइट बढ़ती है। गर्ल्स में ग्रोथ स्पर्ट जनरली बॉयज से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है, यानी लड़के और लड़कियों की तुलना करें तो लड़कों से पहले ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों में देखने को मिलती है। हाइट इंक्रीज मेनली बोन्स की ग्रोथ की वजह से होती है। जैसे जैसे हड्डियां ग्रोथ करती हैं, हड्डियां जो है लंबाई में बढ़ती हैं, तो उसी के आधार पर उनकी जो हाइट है वो बढ़ती है। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप हेल्थी ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हेल्थ की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए और एक्सरसाइज भी और स्लीप भी ज़रूरी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज, जो इस एडोलसेंस पीरियड में जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसमें वेट और स्ट्रेंथ यानी वजन बढ़ता है और शरीर में जो है मजबूती आती है। एडोलसेंस में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। जैसे बॉयज़ में जो कंधे हैं शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट वाइड हो जाती है और मसल्स स्ट्रोंगर होने लगते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होने लगती है। इसी प्रकार गर्ल्स में हाइट और वेट इंक्रीज होता है, ब्रीस्ट जो है वो डेवलप होने लगती हैं और हिप्स थोड़े ब्रॉडर हो जाते हैं। ये चेंज बॉडी को एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करती हैं। एक और जो महत्वपूर्ण चेंज है, चेंज इन वॉइस में चेंज आ जाता है। जैसे इस दौरान एक स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा ग्रोथ करती है, जिसे हम एडप्स एप्पल भी कहते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो लड़कों में आसानी से देखी जा सकती है इस पीरियड में। एडोलसेंस के दौरान वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इस वजह से वॉइस हैवी और डीप हो जाती है। कभी कभी वॉइस क्रैक या हॉर्स लग सकती है, यानी थोड़ी भारी लग सकती है। थ्रोट पर, गले पर एक बम्प डेवलप हो जाता है, उस बम्प को एडम्स एप्पल कहते हैं। वॉइस क्रैकिंग टेम्परेरी होती है और कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाती है। गर्ल्स में भी वॉइस बॉक्स ग्रो करता है, लेकिन बॉयज़ की तुलना में कम करता है, इसलिए वॉइस चेंज होती है लेकिन बहुत कम होती है। वॉइस जनरली सॉफ्ट रहती हैं।
ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, ये भी एडोलसेंस का एक महत्वपूर्ण चेंज होता है। एडोलसेंस में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों में आर्म पिट्स में हेयर आ जाते हैं और प्यूबिक रीजन में भी हेयर डेवलप हो जाते हैं। बॉडी में कुछ एडिशनल चेंज आते हैं, जैसे लड़कों में माउस्टैचेस और ब्रीड यानी मूंछ और दाढ़ी ग्रो करने लगती है। कुछ बॉयज़ में चेस्ट और बैक हेयर्स भी आ सकते हैं। छाती पे या पीछे बैक पर भी बाल आ सकते हैं। हेयर ग्रोथ का पैटर्न हर आदमी में अलग अलग होता है। किसी में जल्दी और किसी में लेट हेयर ग्रोथ होना कंप्लीट होती है। कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स, जैसे हेल्थी डाइट एडोलसेंस में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बॉडी रैपिडली ग्रोथ करती है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, इसलिए हेल्थी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल और प्रोटीन्स बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हड्डियों को और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यदि रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो बॉडी की शेप में काफ़ी सुधार होता है। प्रॉपर स्लीप ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज के लिए बहुत ज़रूरी है। सोना और अच्छी नींद लेना, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा निकलने की वजह से बॉडी की ग्रोथ है जो अच्छी होती है। हर टीनेजर्स की ग्रोथ अलग अलग होती है। कंपैरिजन करना हर किसी का जो है कंपैरिजन करे तो अलग अलग होता है। एक और चेंज इन स्किन यानी पिंपल्स और एक्ने, मुहासे वगैरह मुंह पर जो है वो देखने को मिलते हैं इस पीरियड में, एडोलसेंस में। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और वो अपने मुहासों को शीशे में देखता है। एडोलसेंस के दौरान स्किन में भी कई चेंज आते हैं। बहुत से टीनेजर्स को पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। पिंपल्स होने का क्या कारण होता है? हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सीबम नाम का एक ऑयली सब्सटेंस बनाती हैं। यानी जो ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो एक सीबम सब्सटेंस बनाती हैं। एडोलसेंस के टाइम हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जब एक्स्ट्रा ऑयल स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है, यानी स्किन में हमारे में क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। जब ऑयल एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तब डर्ट और बैक्टीरिया जो रहते हैं, डर्ट और बैक्टीरिया उन पोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और उसी वजह से वहाँ पर पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। पिंपल्स ज़्यादातर फेस पर और फोरहेड्स पर, माथे पर, नोज, नाक पर और चिन पर, कभी कभी ये बैक और शोल्डर पर भी हो जाते हैं। ये एडोलसेंस का एक नॉर्मल पार्ट है। स्किन केयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट: फेस को क्लीन रखना चाहिए बट ऑयली फूड कम खाना चाहिए। पिंपल्स को लगातार रिपीटेडली टच या प्रेस नहीं करना चाहिए, जैसे कि आमतौर पर हम उसको बार बार टच करते हैं या प्रेस करते हैं उंगली से। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, अच्छी साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए और उचित मात्रा में वाटर पीना चाहिए, जो स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हर टीनेजर्स की स्किन डिफरेंट होती है, इसलिए पिंपल्स की अमाउंट भी अलग अलग हो सकती है अलग अलग लड़के में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्यूबर्टी, ये क्या चीज़ है? एडोलसेंस में बॉडी में कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते, जैसे आवाज़ में चेंज आना। बॉयज़ में, लड़कों में फेशियल, उसके चेहरों पर या छाती पर हेयर्स का ग्रोथ, बालों का ग्रोथ। गर्ल्स में ब्रीस्ट का डेवलपमेंट। ये चेंज डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन ये मेल और फीमेल बॉडी को अलग अलग पहचानने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फिजिकल फीचर्स होते हैं जो एडोलसेंस के दौरान डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल बॉडी में ये डिफरेंस को बताते हैं, बॉडी को एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे बॉयज़ की यदि बात करें, माउस्टैचेज, मूछें और दाढ़ी का ग्रोथ होना, आवाज़ का भारीपन, डीप हो जाना, चेस्ट और शोल्डर का चौड़ा हो जाना। गर्ल्स में ब्रीस्ट डेवलपमेंट होना, हिप्स ब्रॉडर होना और बॉडी शेप में चेंज हो जाना।
ये सब ही नेचुरल डेवलपमेंट चेंज होते हैं और इन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जब बॉडी धीरे धीरे एक बच्चे से एडल्ट बॉडी में चेंज हो जाती है। इस स्टेज में एक्सटर्नल चेंज होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। इसमें इंटरनल चेंज भी होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। प्यूबर्टी के दौरान बॉडी रिप्रोडक्शन के काबिल बन जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होने लगते हैं। इस दौरान हार्मोनल एक्टिविटी भी बढ़ जाती हैं। प्यूबर्टी में जनरली गर्ल्स में थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बॉयज में थोड़ा लेटर यानी बाद में स्टार्ट हो सकती है। हर पर्सन, हर गर्ल और बॉयज का प्यूबर्टी अलग अलग हो सकता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करती है कि बॉडी एडल्टहुड की तरफ ग्रो कर रही है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि अब उस पर्सन में एडल्टहुड अवस्था जो है जीवन की आ रही है। प्यूबर्टी में वो स्टेज होती है, ये चेंज स्टार्ट होते हैं, बॉडी मैच्योर होने लगती है और रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो भी डेवलप होने लगता है। ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में सोसाइटी में कई अफवाहें, मिथ्स और रॉन्ग बिलीफ्स पाए जाते हैं। इस मिथ्स की, इन अफवाहों की वजह से कई लड़की जो है फियर फील करती हैं, डर महसूस करती हैं, शर्म महसूस करती है और या फिर एम्ब्रेसमेंट, बेइज्जती महसूस करती हैं, गिल्ट या हेजिटेशन भी फील करती हैं। कुछ जगह पर मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स को अलग रखना या उन्हें रेस्ट्रिक्शंस, उन पर बंदिशें लाद देना, ये भी कहीं कहीं पर देखा जाता है। मेंस्ट्रुएशन एक कम्प्लीटली नेचुरल और नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हेल्थी पार्ट है। बॉडी डेवलपमेंट का ये एक नॉर्मल साइन है। किसी भी तरह की इम्प्योरिटी या वीकनेस नहीं है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस्ट्रुएशन एक रिलेटेड मिथ्स का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। इसमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। इससे वुमेन हेल्थ का रेस्पेक्ट बढ़ेगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति अवेयरनेस में सुधार होगा, जागरूकता में सुधार होगा, हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट होगी और डर या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है वो कम होगा। कुछ इम्पोर्टेंट अवेयरनेस पॉइंट जैसे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी उचित मेंटेन करनी चाहिए, क्लीन सैनिटरी प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए और बैलेंस्ड डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिशन हो और हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। मेंस्ट्रुएशन के बाद में ओपनली या रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के बारे में जो है वो आदर के साथ उनसे बात करें, इसे कोई अभिशाप ना समझें। मेंस्ट्रुएशन नेचुरल है और इससे रिलेटेड अफवाहों को अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट नॉलेज और अवेयरनेस यदि होगी तो वो फियर को कम करती है, डर को कम करती है, रॉन्ग प्रैक्टिस को रिमूव करती है और हेल्थी एटीट्यूड डेवलप करती है। इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के दौरान इमोशनल चेंज और बिहेवियरल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। एडोलसेंस में सिर्फ फिजिकल चेंज ही नहीं होते बल्कि इमोशनल और बिहेवियर में भी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीनेजर्स चाइल्डहुड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। चाइल्डहुड की तुलना में इस स्टेज में, एडोलसेंस स्टेज में बहुत सारे इमोशनल एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्गर इमोशनल एक्सपीरियंस जो हैं वो फील किए जाते हैं। इसलिए उनका बिहेवियर कभी कभी बहुत अलग, डिफरेंट या अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है जो पहचानने में बहुत मुश्किल होते हैं। मूड स्विंग्स। इस दौरान एडोलसेंस में हार्मोन्स और इमोशंस बहुत ही फास्ट चेंज होती रहती हैं। इसलिए टीनेजर्स कभी कभी बहुत हैप्पी फील करते हैं और कभी कभी अचानक से वो सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कभी कभी जल्दी गुस्सा, एंग्री होते हैं या इरिटेटेड, और वो इरिटेटेड हो जाते हैं। बिहेवियर कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल लग सकता है, यानी अजीब
बिहेवियर हो सकता है। पॉजिटिव वे, मूड को बैलेंस करने के लिए म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट या आउटडोर एक्टिविटी बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। टीनेजर्स में इमोशंस ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, जैसे एक्साइटमेंट या एंगर, गुस्सा, सैडनेस यानी दुखी होना या नर्वसनेस। तो ये कभी कभी सिचुएशन में इन सिचुएशन में ओवर रिएक्शन भी हो सकती है। इमोशंस को काल्मली एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, बहुत शांति से इमोशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करें। सेल्फ कंट्रोल डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स के से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, टीनेजर्स दूसरों की ओपिनियन और कमेंट्स को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं। इस वजह से जल्दी हर्ट फील कर सकते हैं या फिर शाई या नर्वस फील कर सकते हैं, शर्म महसूस कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो चल रही हैं एडोलसेंस की। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में एडोलसेंस में टीनेजर्स खुद को बेटर समझने की कोशिश करते हैं। वो न्यू हॉबीज एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट आइडिया में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है। इसमें कुछ एक्टिविटी जो इसमें हेल्प कर सकती हैं, जैसे आर्ट, राइटिंग, इनोवेशन या रीडिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में कंपेंसेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट। इस एज में एडोलसेंस में दूसरों के लिए केयर और कंसर्न भी डेवलप होने लगती है, यानी दूसरों के प्रति चिंता या उसकी देखभाल, ये गुण भी इस पीरियड में डेवलप होता है। टीनेजर्स सोसाइटी की प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, और टीम वर्क और फ्रेंडशिप को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और एडल्टहुड में चीज़ों को सोशल वर्क एक्टिविटी के माध्यम से, और ग्रुप में किए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से, और टीम स्पोर्ट से, या फिर कम्युनिटी हेल्प प्रोग्राम से पर्सनालिटी और लीडरशिप स्किल को बढ़ाया जा सकता है। इमोशनल और बिहेवियरल चेंज एब्सेंस के नॉर्मल पार्ट हैं, एडोलसेंस के नॉर्मल पार्ट हैं। इमोशनल और बिहेवियरल चेंज सही गाइडेंस, सपोर्ट और पॉजिटिव एक्टिविटी की मदद से टीनेजर्स हेल्थी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल एडल्ट बनने की तरफ ग्रो कर सकते हैं, यानी एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनना इसमें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज इन एडोलसेंट। एडोलसेंस के दौरान जो टीनेजर्स होते हैं, चाइल्डहुड यानी बचपन के तुलना में वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। इस वजह से उनका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। इमोशंस बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एडोलसेंस को नीडी या डिसएडवांटेज पीपल की हेल्प के लिए सोशल एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं। मतलब वो अपने आप को सोशल लाइफ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इसलिए वो ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। नए इंटरेस्ट और हॉबीज़ डेवलप करते हैं, उनके अंदर नए नए इंटरेस्ट और नई नई आदतें जो हैं विकसित होती हैं। डिफरेंट चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली सोचते हैं। सोचने की क्षमता इनमें इसी दौरान एडोलसेंट पीरियड के दौरान विकसित होती है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इमोशंस बिहेवियर को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे एडोलसेंट को हेल्प मिलती है बेटर डिसीजन लेने में, और सिचुएशन को काल्म और थॉटफुल वे में रेस्पॉन्ड करने के लिए। मतलब जो सिचुएशंस हैं उनको सही तरीके से उनके साथ रेस्पॉन्ड करने के लिए ये हेल्प करती हैं। इमोशनल चेंज एडोलसेंस के दौरान नेचुरल होते हैं। ये अपने आप इमोशंस जो है आती हैं एडोलसेंस के दौरान। इमोशंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव बिहेवियर और ग्रोथ में भी हेल्प करती है। मतलब इमोशंस के बारे में समझ करके उसके बिहेवियर और उसकी ग्रोथ में चेंजिंग की जा सकती है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मेकिंग एडोलसेंस ए जॉयफुल एक्सपीरियंस। एडोलसेंस को एक जॉयफुल, एक आनंदित एक्सपीरियंस कैसे बनाया जा सकता है। एडोलसेंस जो है लाइफ का एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इस टाइम टीनेजर्स ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और एक्साइटेड फील करते हैं और दुनिया को एक नए वे में देखना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स दैट इन एडोलसेंट पीरियड देयर फीलिंग्स टुवार्ड द सोसाइटी, टुवार्ड्स द एंटायर कम्युनिटी, वो सभी चेंज होती रहती हैं और उसके अनुरूप वो अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। गुड हैबिट्स, राइट डिसीजन और छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन की स्टेज को हैप्पी और हेल्थी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी न्यूट्रिशन में एडोलसेंट पीरियड में क्या क्या होना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से एक लड़की है, वो बताती है कि फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्लेग्राउंड पर अच्छा खेलने के लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक लड़का है, वो जवाब देता है, नॉट ओनली दैट, केवल वो ही नहीं, हमें वी आल्सो नीड द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें फैट, विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के अलावा। एडोलसेंस के दौरान बॉडी रैपिडली ग्रोथ और चेंज करती है। पूरी लाइफ में एडोलसेंस जो है यही ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ होती है और बॉडी में चेंजिंग आती है। इसलिए हेल्थी और न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें काफ़ी बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन हो, तो वो डाइट इसमें बहुत ही यूजफुल होती है। बैलेंस्ड डाइट प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में, गुड हेल्थ मेंटेन करने में और डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में बैलेंस डाइट हेल्प करती है। बैलेंस डाइट क्या रहती है कि जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिशन प्रेजेंट हों, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि गुड हैबिट्स फॉलो करते हैं और हेल्थ का ध्यान रखकर, स्पेशली न्यूट्रिटियस फूड खाकर के एडोलसेंस को जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। क्योंकि इस दौरान एडोलसेंस पीरियड में फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, बहुत तेज होती हैं, इसलिए इस एडोलसेंस पीरियड को जॉयफुल भी बनाया जा सकता है। अदरवाइज यदि नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाती हैं तो एडोलसेंस पीरियड जो है उसमें एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन गुड हैबिट्स फॉलो करके और शरीर का ध्यान रख करके और न्यूट्रिशनल फूड खा के, जिसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में हो, तो एडोलसेंस को जॉयफुल यानी आनंदित एक एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। अब इसमें बात करते हैं फूड सोर्स की। फूड सोर्स क्या होते हैं, जैसे मिल्क, मिलेट, कर्ड, चीज़ और पनीर। अब इसमें हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर सकते हैं, कैल्शियम जो कि हड्डियों के लिए, प्रोटीन्स मांसपेशियों के लिए और फैट्स हमारे शरीर के लिए जो जरूरी होता है, जो हमें एनर्जी देने का काम करता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑप्टिमल बोन ग्रोथ में, यानी हड्डियों के विकास में हेल्प करते हैं और ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दाल, अंडे, मीट और नट्स, इनमें होता है प्रोटीन्स प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ती है और एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं जो हमें आयरन देने का काम करते हैं, जैसे स्पाइनच, किडनी बीन्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे रेजिन्स और फिग्स। ये हमें आयरन देने का काम करते हैं। आयरन से हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। इस प्रकार अलग अलग तरीके के फूड्स हमको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, साइंस एंड सोसाइटी, ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी। ब्लड रिलेटेड क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण। आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारे अंदर एनीमिया कॉज कर सकती है। एनीमिया का मतलब है ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा लो होना। इसमें जो सिम्टम्स हो सकते हैं एनीमिया में, वीकनेस आ सकती है, टायर्डनेस और पेल स्किन आ सकती है और डिजीनेस हो सकती है। यहाँ पर पेल स्किन का मतलब है स्किन का कलर जो है येलो पड़ जाता है और डिजीनेस में चक्कर आने लगते हैं और सिर घूमने जैसा सिम्टम्स होने लगता है। जब आयरन की कमी हो जाए तो उसे हम मैनेज कैसे करते हैं। आयरन रिच फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जी, ग्रीन
जो रहते हैं, जैसे स्पाइनच यानी पालक, पल्सेस और बीन्स, दाल और बीन्स, जैगरीज जैसे गुड़ कहते हैं, ड्राई फ्रूट, रेजिन्स और डेट्स यानी खजूर वगैरह खा के हम आयरन की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर गुड़ को जैगरी कहा गया है और किशमिश को रेजिन कहा गया है। आयरन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत रहती है और विटामिन सी लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। विटामिन सी लेना चाहिए ताकि आयरन को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो बैलेंस डाइट जो है वो फॉलो हमें करनी चाहिए एडोलसेंस पीरियड में, ताकि हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिसीज ना हो। अगर ज़रूरत हो तो आयरन सप्लीमेंट लेने चाहिए, वो भी केवल डॉक्टर की एडवाइस से। समय समय पर भारत सरकार के द्वारा आयरन डेफिशिएंसी को इसके समाधान के लिए समय समय पर कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे एनीमिया मुक्त भारत, जिसे हम AMB कहते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट इसमें दी जाती हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों और औरतों में एनीमिया को कम किया जा सके। एक योजना है मिड डे मील स्कीम, जो स्कूल स्टूडेंट को न्यूट्रिटियस फूड उसमें प्रोवाइड किया जाता है स्कूल के टाइम पर। एक है पोषण अभियान। पोषण अभियान भी एक ऐसी स्कीम है जिसमें न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाता है। इसमें स्पेशली चिल्ड्रन और वोमेन के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये है डॉर्थी हॉजकिन। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं और इन्होंने विटामिन B12 की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। 1964 में उन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी जीता था। उन्होंने केमिस्ट्री में एक अवार्ड, ये अवार्ड रिसीव करने वाली ये तीसरी महिला थी। विटामिन B12 बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी इसे खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें इसे फूड से ही लेना पड़ता है। विटामिन B12 दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, अंडे, मीट और फिश से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसमें आयरन और विटामिन B12 होते हैं, कुछ बीमारी जैसे एनीमिया को रोकने के लिए और हेल्थ को गुड मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल हाइजीन की इम्पोर्टेंस देखते हैं। साफ़ सफाई का क्या महत्व होता है। बॉडी को क्लीन रखना इन्फेक्शन और डिसीज को रोकने के लिए हेल्प करता है। स्पेशल केयर इन एरियाज में लेनी पड़ती है, जैसे आर्म पिट्स, जहाँ पर आर्म पिट्स रहती हैं वहाँ पर साफ सफाई बहुत ज़रूरी रहती है, और प्यूबिक रीजन पर भी साफ सफाई ज़रूरी रहती है, जहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल के हाइजीन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे कंफर्ट भी मिलता है और गुड हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ये सैनिटरी पैड्स यूज करके मेंटेन की जा सकती है, और रीयूजेबल क्लॉथ्स पैड्स यूज करके भी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन में गवर्नमेंट और सोसाइटी का भी रोल होता है, वो भी अपने रोल से इसमें हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट सैनिटरी प्रोडक्ट्स या तो फ्री में या फिर बहुत कम कीमत पे, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और सोसाइटी को स्कूल्स और पब्लिक प्लेस में, स्कूल्स में और सामूहिक जगहों पर प्रॉपर फैसिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी स्टिग्मा और शेम है उसको रिमूव करना चाहिए। यहाँ स्टिग्मा और शेम यानी अभिशाप और एक तरीके से शर्म जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए। जो सैनिटरी पैड्स यूज की जाती हैं उनको पेपर जैसे न्यूज़पेपर में लपेट करके रैप करके रखना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ताकि हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। इससे क्लीनिनेस, साफ़ सफाई मेंटेन करने में और कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। आजकल बायोडिग्रेडेबल पैड्स भी अवेलेबल होती हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो कि पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। इस प्रकार गुड पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई स्पेशली एडोलसेंस के दौरान हेल्थ और क्लीनिनेस और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन से इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स ने भी कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई स्कीम को स्टार्ट किया है, जिसमें एक स्कीम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS। इसमें सैनिटरी पैड्स फ्री या लो कॉस्ट पर प्रोवाइड कराई जाती हैं।
मेनली रूरल एरियाज में, देहात की लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जागरूकता भी फैलाई जाती है। ऐसे ही एक दूसरी स्कीम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे RKSK भी कहा जाता है। इसमें एडोलसेंट्स की ओवरऑल हेल्थ पर फोकस किया जाता है और सभी एडोलसेंट से संबंधित बातों के बारे में ध्यान दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस भी इसमें शामिल होती है। पीयर एजुकेशन को एनकरेज करता है, बड़े स्टूडेंट्स छोटे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। यानी इस स्कीम के अंतर्गत जो बड़ी लड़कियां हैं वो छोटी लड़कियों को इस बारे में सिखाती हैं। एक ऐसे ही स्कीम है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, इस योजना के अंतर्गत बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसमें अफोर्डेबल कीमत पर जन औषधि केंद्र के माध्यम से ये बांटी जाती हैं। हाइजीन प्रोडक्ट तक एक्सेस इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। कुछ स्टेट लेवल के भी इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें राज्य सरकार अपने लेवल पर कुछ स्कीम्स चलाती है। डिफरेंट स्टेट अपनी स्कीम चलाते हैं, जैसे एक कर्नाटक में है सूची स्कीम, तमिलनाडु, उड़ीसा, इसमें भी ये पाई जाती हैं। इसमें फ्री सैनिटरी पैड्स स्कीम्स जो है चलाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये जो भी स्कीम्स ऊपर बताई गई हैं, ये सभी स्कीम्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं और ये अवेयरनेस भी फैलाने में भी मदद करती हैं। गर्ल्स और वुमेन्स की हेल्थ सपोर्ट करने में भी ये हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं एडोलसेंस के दौरान जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। एडोलसेंस के दौरान रेगुलर एक्सरसाइज करना या फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एडोलसेंस के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी फिट और हेल्थी रहती है। माइंड को फ्रेश और एक्टिव रखना है तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। स्टेमिना, ये फिजिकल एक्टिविटी स्टेमिना यानी स्ट्रेंथ और एनर्जी बिल्ड करने में भी हेल्प करती हैं। मूड और हैप्पीनेस भी इम्प्रूव करने में ये फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है। एडोलसेंस पीरियड के दौरान जो फिजिकल एक्टिविटी की जा सकती हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे खेलना या फिर रनिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना या फिर योगा और स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज भी एडोलसेंस पीरियड में बहुत ही यूजफुल होती है। इस पिक्चर में आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे फुटबॉल, रस्सी कूदना, स्ट्रेचिंग। तो ये कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो फिटनेस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इस प्रकार रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एडोलसेंस के दौरान बॉडी और माइंड दोनों के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। अब है बैलेंस्ड सोशल लाइफ। ये क्या चीज़ है? हम सोसाइटी में रहते हैं और हर दिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरों के साथ पोलाइट, नम्र रहते हैं, रेस्पेक्टफुल और काइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमें सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प होती है। इसलिए इस तरीके का बिहेवियर जो पोलाइट, रेस्पेक्टफुल होता है, यह हमें बैलेंस्ड सोशल लाइफ देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस नए इमोशंस और एक्सपीरियंस की एक ऐसी स्टेज है जिसमें नए इमोशंस और एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। टीनेजर्स को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त रेस्पॉन्सिबली और थॉटफुली बिहेव करना चाहिए। वो पीयर्स की तरफ अट्रैक्ट फील कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अतः एडोलसेंस के दौरान ही जो दोस्त हैं, पीयर्स हैं, उसके साथ कलीग्स हैं, उनकी आदतों का, उनके साथ रहने सहने का उसके बिहेवियर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और कभी कभी ये कॉपी भी बहुत ज़्यादा करते हैं इस पीरियड में। अब बात करते हैं यूज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल बहुत सी इंटरेक्शंस जो होती हैं ऑनलाइन होती हैं। सोशल मीडिया इसमें इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है और दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन इसे केयरफुली और रेस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। कभी कभी टीनेजर्स अनजाने में सोशल मीडिया का मिसयूज भी कर सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स की एडवाइस लेना इस पॉजिटिव वे में यूज करने में हेल्प करता है। यदि पेरेंट्स और टीचर्स इसके बारे में बताएं सोशल मीडिया में तो इसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है, अन्यथा इसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है साइबर बुलिंग। ये भी साइंस एंड सोसाइटी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि
डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स या फिर सोशल मीडिया, इनका यूज करके दूसरे को परेशान करना, हरास करना या ट्रबल करना, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। जैसे किसी को हर्टफुल, किसी को बुरा लगे इस तरीके के मैसेज या मिसलीडिंग, किसी को गुमराह करने वाले मैसेज किसी को भेजना, या फिर फॉल्स र्यूमर को फैलाना, सोशल मीडिया पर अफवाह को फैलाना, ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल फ़ोटो बिना उसकी परमिशन के सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। साइबर बुलिंग के दौरान डरना नहीं चाहिए, स्केयर्ड या हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन को बहुत ही काल्मली यानी शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी से वाइजली हैंडल करना चाहिए। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की भी हेल्प लेनी चाहिए। इस प्रकार साइबर बुलिंग से बचने के लिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। फ़ोटोज़ ऑनलाइन अपलोड करते समय या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते समय या फिर किसी स्ट्रेंजर्स के साथ डिटेल शेयर करने से हमें बचना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ही सुरक्षापूर्वक, सेफली और रेस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। अगर आप साइबर बुलिंग का सामना करते हो, फेस करते हो, तो हमेशा इसमें हेल्प लेनी चाहिए। एडोलसेंस पीरियड में किन चीज़ों से बचना चाहिए? एडोलसेंस के दौरान कुछ लोग अपने फ्रेंड्स या अपने साथियों के प्रेशर में आकर वो आप पर प्रेशर डाल सकते हैं और या आपको एनकरेज कर सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को ट्राई करने के लिए। ये हार्मफुल सब्सटेंस तंबाकू हो सकता है, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल या फिर कुछ इलीगल ड्रग्स भी हो सकती हैं, जो दोस्तों के प्रेशर में आकर एक एडोलसेंस में वो कोई भी लड़का या लड़की उसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि टीनेजर्स क्यूरियस होते हैं, इसलिए उन्हें इन्हें ट्राई करने का एक टेम्पटेशन हो सकता है। टेम्पटेशन यानी लालच हो सकता है। ये कुछ सब्सटेंस जैसे तंबाकू, बीड़ी या अल्कोहल, ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को डैमेज कर सकते हैं। ये एडिक्टिव भी होते हैं। एक बार स्टार्ट करने के बाद बार बार यूज करने का मन करता है, यानी इनकी आदत पड़ जाती है। इस रिपीटेड यूज को, बार बार यूज को सब्सटेंस एब्यूज कहा जाता है। सब्सटेंस एब्यूज कहा जाता है। ऐसा सब्सटेंस के यूज करने से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं या फिर मेमोरी लॉस भी हो सकता है, याददाश्त भी उसमें कमी आ सकती है। लंग्स और बॉडी के दूसरे पार्ट को भी ये चीज़ें डैमेज कर सकती हैं। इस चित्र के माध्यम से बीड़ी, सिगरेट यानी स्मोकिंग के लंबे समय से यूज करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर लंग्स किस तरीके से ब्लैक हो जाता है, इसको दिखाया गया है। इससे बचने के लिए हमेशा फर्मली और कॉन्फिडेंटली नो कहना सीखना चाहिए। यदि कोई दोस्त या आपका साथी प्रेशर डालता है तो नो कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके बदले हेल्थी चॉइस करनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ का, तो पेरेंट्स, टीचर या अपने विश्वसनीय एडल्ट से बात करनी चाहिए और फ्रेंड्स और फैमिली से भी हेल्प लेनी चाहिए। काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प भी इसमें रिकवरी में सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हार्मफुल सब्सटेंस से बचना चाहिए ताकि हेल्थ और फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि आज के डिसीजन आपकी फ्यूचर लाइफ को शेप करते हैं, फ्यूचर लाइफ को बताते हैं कि किस तरीके का आपका फ्यूचर आने वाला होगा। सरकार के द्वारा एक अभियान जिसे नशा मुक्त भारत अभियान भी कहा जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान एक कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस अभियान के तहत सब्सटेंस एब्यूज से बचने के बारे में एक अवेयरनेस, जागरूकता अभियान फैलाया गया है। इस अभियान के साथ यूथ, वोमेन और कम्युनिटी मेंबर्स को जागरूक करना होता है ताकि वो इंडिया को ड्रग फ्री बनाने में हिस्सा ले सकें, यानी एडल्ट्स को नशे से बचाया जा सके। इसका मेन जो मकसद है ज़्यादातर चिल्ड्रन और टीनेजर्स में ड्रग्स के यूज को रोकना होता है। लोगों को अर्ली एज में एजुकेट करना होता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसमें कुछ हेल्पलाइन सपोर्ट भी सरकार के द्वारा दी गई है। गवर्नमेंट ने नेशनल डी एडिक्शन एक हेल्पलाइन स्टार्ट की है जिसका नंबर है 14446। ये एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे लोगों को गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इस प्रकार ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, एक ड्रग फ्री लाइफस्टाइल
देने का काम करती है और जागरूकता, अवेयरनेस और अर्ली प्रिवेंशन पर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है।